अब मैं डील कर रहा हूं एवरेज एटॉमिक मास। देखो, एटॉमिक मास का एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले यह बात सोचो। एटॉमिक मास के एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले सोचो। एवरेज इसीलिए होता है जब हमारी कोई चीज एक से ज्यादा टाइप की होती है। तो एटॉमिक मास हमारे सैंपल में एक से ज्यादा टाइप का होगा। एवरेज निकालने का क्या मतलब है, दो ही मतलब है, ध्यान से। एवरेज एटॉमिक मास मैं क्यों निकालूं, इसलिए निकाल सकता हूं ना कि मेरे सैंपल में एक के एटॉमिक मास है 23 तो दूसरे के एटॉमिक मास है 24। बोलो, तीसरे की एटॉमिक मास है 25, फिर किसी की है 23, फिर किसी की है 25। क्लियर है? और फिर किसी की मान लो 26। इस तरीके का है, तभी तो एवरेज आएगा। लेकिन एलिमेंट के केस में, एटम के केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉट पॉसिबल फॉर एलिमेंट। सोचो क्यों। नहीं, एटम्स के लिए क्यों ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? एक्चुअली आप तो यही सोच रहे थे। एवरेज कब निकालोगे, जब वैल्यू सेम रहे क्या अलग अलग। तो किसका एवरेज निकाल रहे हो, एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। मैंने एटॉमिक मास की वैल्यू बदल दी, तो क्यों अभी अब मैंने बोला कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एटम है। एटॉमिक मास किसके लिए निकलता है, एटम के लिए। अब जब एटॉमिक मास एटम के लिए निकलेगा और एटम अलग अलग होगा, भैया एटम अलग अलग कैसे एक साथ रह सकता है? क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रह सकता है? इम्पॉसिबल है। एटम नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल रह सकता है मिक्सचर बना के। एटम का मिक्सचर होगा जी, क्या पढ़ाया है शुरू में। एटम की एनर्जी बहुत हाई होती है, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या यह संभव है कि सोडियम एटम हो और साथ में नाइट्रोजन की एटम हो, या ऑक्सीजन की एटम हो, या फास्फोरस की एटम हो? क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसलिए मैंने बोला एवरेज में यह पॉसिबल नहीं है कि एटॉमिक मास तो अलग है, क्योंकि एटॉमिक मास की एवरेज ले रहे हो, लेकिन एलिमेंट भी अलग है। क्या लेना पड़ेगा मुझे एवरेज के लिए? एलिमेंट सेम, मतलब मुझे लेना पड़ेगा एलोट्रॉप्स नहीं, आइसोटोप्स। X23 लिया तो X ही लेनी पड़ेगी 25। क्या जी, X ही लेनी पड़ेगी 24। तो ये कौन सा सैंपल हुआ, आइसोटोपिक सैंपल। ये क्या हो गया अपना, आइसोटोपिक सैंपल। एक ही एलिमेंट का ये आइसोटोपिक सैंपल है, आइसोटोपिक सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब है एवरेज एटॉमिक मास आप डिफाइन करेंगे कब, डिफाइन फॉर आइसोटोपिक एलिमेंट्स। बोलो, अब क्या पढ़ा है आपने इनऑर्गेनिक में? पीरियोडिक टेबल में अधिकांश एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं या नहीं होते हैं? सोच समझ के जवाब दे। होते हैं, लगभग सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। कुछ ही एलिमेंट इक्के दुक्के हैं जिनके आइसोटोप्स नहीं होते। याद आया? जैसे बेरिलियम, सोडियम, फ्लोरीन, था ना, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, बहुत लिमिटेड है जिनके आइसोटोप्स नहीं होते हैं। नेचुरल, सिंथेटिक तो किसी का भी हो सकता है। 3 का 10 आइसोटोप, लेकिन वो भी नेचुरल है। तो क्या बोलोगे पॉइंट? मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल। अधिकांश के आइसोटोप्स जिनके नहीं भी हैं उनके कौन से हो सकते हैं, सिंथेटिक भी। आइसोटोप्स भी एक होता है नेचुरल और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक। जिनके नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल आइसोटोप्स नहीं है, एक ही होता है, तो उनका जबरदस्ती क्या बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल में एक हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन का H11, H12, H13 नेचुरल है ना जी, लेकिन H14 क्वाड्रियम, H15 या उसके आगे के सारे क्या है, सिंथेटिक है। बोलो, कोई दिक्कत? ये अकेला 99.98% है। कौन? 11। और H12 ड्यूटेरियम लेस देन 0.015, इससे भी कम है। और इसका तो क्या है,
ट्रेसेस ओनली, सिर्फ मालूम है कि ये होता है, कभी कभार दिख जाता है, इसका कोई परसेंटेज नहीं होता, और वो सब तो सिंथेटिक है। तो आइसोटोप्स में भी ये कहानी है कि अगर एक एलिमेंट के ढेर सारे आइसोटोप है तो किसी एक आइसोटोप का प्रतिशत मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यह भी तय है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 40-50-50-50 रेशियो में होगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिनके एक से ज्यादा आइसोटोप है और परसेंटेज मतलब समझ रहे ना कि आधे ये हैं आधे वो वाले हैं। बोरॉन 10 है और 11 है, तो 50% 10 हो जाए और 50% 11 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। कोई एक आइसोटोप मेजर अमाउंट में होता है, जैसे देख लो H11 कितना परसेंट है, 99.98, और 1-2 सेकंड कितना परसेंट है, लेस देन 0.015%। तभी तो इतना कम अमाउंट होने की वजह से ही ड्यूटेरियम नहीं मिल रहा था। तो ड्यूटेरियम को ढूंढा है, किसने ढूंढा है? HC यूरे ने, और इसके लिए इनको 1931 का नोबेल प्राइज मिला है। 31 या 34 का मिला शायद, खैर नोबेल प्राइज बस लिख देता हूं, 31 या 34। जिस साल इसका नोबेल प्राइज मिला है ना, उसी साल एग्जैक्टली ट्रिटियम की खोज हुई है। तो मुझे याद है शायद 34, 31 में ढूंढा है शायद ट्रिटियम, या 31 भी हो सकता। तो HC यूरे को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला, जैसे मैंने बताया था। इनऑर्गेनिक में याद करो, कौन ऐसा एलोट्रॉप है जिसके लिए नोबेल प्राइज है? एक ही एलोट्रॉप है जिसके लिए नोबेल, हाँ वेरी गुड, फुलरीन्स के लिए। क्रोटो, कर्ल, स्मैले, ये लोग पूरी टीम को 96 में नोबेल प्राइज मिली थी। एक ही आइसोटोप है जिसके लिए नोबेल प्राइज है, ड्यूटेरियम। क्योंकि आइसोटोप्स बहुत पहले आ गया है, पढ़ाया था 1913-15 के अराउंड ही आइसोटोप्स आ गया था, सॉडी ने दिया था ना, है ना, 1920 में नोबेल प्राइज है उसका, है ना। तो आइसोटोप्स 1913-15 के अराउंड ही आइसोटोप्स आ गया। लेकिन बावजूद उसके ड्यूटेरियम नहीं मिला है किसी को। ड्यूटेरियम कब मिला है? 1931 में जाके, इसीलिए इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज। ठीक है, तो चलो एनीवेज आते हैं वापस। अब एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? एटॉमिक मास का एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले ये तो क्लियर हो गया, ये डिफाइन है किसके लिए? आइसोटोपिक सैंपल के लिए। अधिकांश एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। ठीक जी, तो एवरेज एटॉमिक मास AAM, इट इज, बोलो, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज किस चीज की जी? ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ एन आइसोटोपिक एलिमेंट। बहुत क्लियर है? ये वेटेड एवरेज है, इसको तौला गया है किस रूप में? एवरेज वेट के रूप में। किसको? एवरेज एटॉमिक मास को। पहली बात, एटॉमिक मास एक एटम का है कि एक मोल का है? एक एटम का वजन है। एटॉमिक मास एक एटम का वजन है। अब आपके पास ढेर सारे एटम्स हैं, तो सभी के एटम्स के मास का क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो इट इज वेटेड एवरेज। किसका एवरेज है? एटॉमिक मास का। ये मास किसके हैं? ढेर सारे एटम्स के। वो एटम्स किसके हैं? एक ही एलिमेंट के। एक से ज्यादा एलिमेंट यहां हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो भी मैंने पिछले पेज में आपको समझा दिया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसे कर सकता हूं डील। हाँ, बोरॉन ले लेता हूं। ए नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ बोरॉन कंसिस्ट्स ऑफ, अच्छे से देखो, अब इसमें कंफ्यूजन मैं निकालूंगा, फिर उस कंफ्यूजन से आपको लड़ना। 98% बोरॉन 10 एंड 2% बोरॉन 11। ठीक है, फाइंड द या कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ गिवन सैंपल। पहले देख लो अच्छे से, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है। मैंने बोला नेचुरल, एक सैंपल है नेचुरली अकरिंग बोरॉन का,
नेचर से आया हुआ सैंपल है जिसमें बोरॉन 10 भी और बोरॉन 11 भी है। बोरॉन 10 की मात्रा क्या है? 98%। और बोरॉन 11 की मात्रा क्या है? 2%। आपने इसका मतलब क्या समझा, पहले मैं ये पूछता हूं आपसे। 98 ग्राम मतलब देखो 98 ग्राम बोरॉन 10 प्लस 2 ग्राम बोरॉन 11। क्या पहली बात आप ये समझ गए इस क्वेश्चन में? नहीं, हाँ एग्जैक्टली नहीं, ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है? अभी मैंने बोला जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास का एवरेज। इसका मतलब है मेरे पास 100 एटम है, तो क्या मतलब हुआ? 98 एटम्स हैं किसके? बोरॉन 10 के, प्लस 2 एटम्स हैं किसके? बोरॉन 11 के। क्या ये आया समझ में? क्लियर हो गया? मतलब यहां जो आइसोटोप्स के केस में परसेंटेज होता है वो कौन सा परसेंट होता है? वेट परसेंट या नंबर का परसेंट? बोलो, नंबर का परसेंट। आइसोटोप्स के केस में जो प्रतिशत बोली जाती है वो कभी भी वेट का परसेंट नहीं बोला जाता। ये बात एक बहुत ही कॉमन सेंस और एवरेज आईक्यू की बात है। किस समय में मैं परसेंट बोल रहा हूं वेट की, किस समय में मैं परसेंट बोल रहा हूं नंबर का, किस समय में मैं परसेंट बोल रहा हूं वॉल्यूम का। यह सब बहुत कॉमन सेंस की बात है। जैसे आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक में अर्थ में ऑक्सीजन है 50%, लगभग 47.4 पढ़ा है। यह अर्थ का क्या है? ऑक्सीजन एटम्स का परसेंटेज है 50%। अगर आपको मैंने बोला अर्थ में ऑक्सीजन है तो यह कौन सा परसेंट है? वहां पे आईक्यू की बात। वेट का परसेंट है कि एटम्स की संख्या का परसेंट? वहां मास का परसेंट। अर्थ में आप एटम्स की संख्या थोड़ी ना निकालेंगे भाई, तो एटम्स की संख्या वहां नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसे ऐसे तरह के कंपाउंड से जो मालूम भी नहीं, तो वो किसका परसेंट है? वेट परसेंट। अच्छा, एयर में आप बोलते हो 78% है, कौन? नाइट्रोजन बोलते हो ना। अब दिमाग लगाओ ये किसका परसेंट है? वेट का परसेंट है या एटम्स का परसेंट है? वेट का परसेंट है या एटम का परसेंट है? ना वेट का परसेंट है ना एटम का परसेंट, ये वॉल्यूम का परसेंट। ये किसका परसेंट है? वॉल्यूम का परसेंट। क्योंकि ये गैसियस सैंपल है और एटमॉस्फेयर को एक एनक्लोज्ड वॉल्यूम माना गया है, एक बंद वॉल्यूम माना गया ना एटमॉस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे। तो एक इनक्लोज्ड वॉल्यूम में ये वॉल्यूम का परसेंट है क्योंकि वो गैस है। तो आइसोटोप्स के केस में कौन सा परसेंट निकल रहा है? एटम का। अर्थ के केस में कौन सा परसेंट बोला गया? मास का। एयर के केस में कौन सा परसेंट बोला गया? वॉल्यूम का। ठीक है, अब हर जगह पे इन सबको रिलेट करना है मोल के परसेंट। अच्छा क्वेश्चन यही है, हर जगह पे इन सबको रिलेट करना है किससे? मोल से। तो मुझे यह बताओ क्या मैं इस चीज को यह लिख सकता हूं या नहीं? नहीं तो काट दूंगा। 98% मोल ऑफ B10, 2% मोल ऑफ B11। सोच लो अच्छे से। बोलोगे लिख सकता हूं तो रहने दूंगा, बोलोगे नहीं लिख सकता हूं तो काट दूंगा। मतलब यही सब पे गड़बड़ी होती है फिजिकल में, यही छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। फॉर्मूला आता है और हमेशा कोशिश करता है मां कसम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक फॉर्मूला लग ना जाए। हाँ, फॉर्मूला लगाए बिना छोड़ना नहीं है, और नहीं लग रहा है तब भी जबरन लगा रहा है। नहीं ऑप्शन आ रहा तो नन ऑफ दिस बैठा हुआ है। क्या नहीं लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। मोल परसेंट अलग हुआ और ये एटम्स की संख्या का परसेंट अलग हुआ। लिख सकते हैं कमीनो, लिख सकते हैं। सोचो क्यों? क्योंकि ये एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। एटम सब इंडिविजुअल एंटिटी है, तो मोल परसेंट भी वही होगा जो एटम परसेंट होगा। फिर से सोचो, मान लो दो चीजें संख्या में है 6 और 4। क्या बोला? संख्या में है 6 4, तो इनका नंबर परसेंट क्या हुआ? 60% और 40% नंबर का परसेंट हुआ ना। अब मैंने बोला संख्या में 6 मोल 4 मोल,
तो मोल परसेंट क्या हुआ? 60-40। अरे एटम्स हैं 6-4, तो एटम्स का परसेंट क्या हुआ? 60-40। अब मोल में बोलो, वो है 6 मोल और ये है 4 मोल, क्या हुआ? 60-40 तब भी हुआ ना बे। कहां इसमें कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कब आता? जब उनके एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते तब आता। किसी का फॉर्मूला O2 होता, किसी का फॉर्मूला O3 हो जाता। तो यहां तो ऐसा है नहीं, यहां क्या है? एटम्स है। इसीलिए यहां जो परसेंट है मेरा, वो नंबर परसेंट भी है और मोल परसेंट भी है। क्लियर हुआ अच्छे से? लेकिन कौन परसेंट नहीं है? ये मास परसेंट नहीं है। अच्छे से क्लियर हुआ? ये मास परसेंट नहीं है, ये नंबर परसेंट है और ये मोल परसेंट है। पहले बोलो कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। वेरी गुड। किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? इंडिविजुअल बाय टोटल इंटू 100 करोगे ना, तो मोल को तुम एटम में बदल दो तो Na, और नीचे भी आ जाएगा टोटल में भी Na कैंसिल। इसीलिए एटम परसेंट ही कौन परसेंट है? मोल परसेंट। लेकिन कब? जब एटम क्या है? अलग अलग, ना कि मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। क्या जी? तब होगा क्या? अरे तब होगा, तब नहीं होगा। तो दिमाग लगाने की चीज है, ठीक है? तो अब आ जाओ, पहले परसेंटेज हमने क्लियर कर दिया कि 98%। मैं दो तरीके से बोल सकता हूं कि 100 मोल में 98 मोल बोरॉन 10 है और 2 मोल बोरॉन 11 है। मैं दूसरा क्या बोल सकता हूं? 100 एटम्स में 98 एटम्स बोरॉन 10 के हैं और 2 एटम्स बोरॉन 11 के। उम्मीद है अब मेरी ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये नहीं बोल सकता हूं कि 100 ग्राम में 98 ग्राम बोरॉन 10 है और 2 ग्राम बोरॉन 11। उम्मीद है मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को बनाना, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 100 एटम में 98 एटम 10 वाले और 2 एटम 11 वाले, तो क्या एवरेज 10 जोड़ 11/2 होगी? नहीं होगी ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कोई एवरेज नहीं हुई ना। तो एवरेज कैसी होगी? 98 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से मेरा, वेरी गुड, एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गई? 98 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा एवरेज एटॉमिक मास हुआ। तो क्या आ गया? 10.02। ये आ गया। तो मेरा, अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा कि कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज भी लिख सकता था, मैंने डायरेक्टली लिखा एटॉमिक मास। मैंने डायरेक्टली क्या लिखा? तो एटॉमिक मास ऑलरेडी एवरेज हो गया। क्यों हो गया एवरेज? क्योंकि इसमें आइसोटोप्स है। अब एक तरीके का एटॉमिक मास तो हुआ नहीं। तो ये जो मेरा जिस कंटेनर में ये मेरा रखा हुआ है, कौन? बोरॉन, जिसमें मिक्सचर पड़ा हुआ है 98% बोरॉन 10 की और 2% बोरॉन 11 की, इसके ऊपर क्या लिख के चिपका दिया जाएगा? नीचे 5, ऊपर 10.02। क्या आपको आया समझ में? अब चूंकि अधिकांश एलिमेंट के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं अधिकांश एलिमेंट के, इसीलिए यह क्लियर हो गया कि अधिकांश एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास को हम एवरेज एटॉमिक मास ही बोलेंगे। जो आप एटॉमिक मास बोलते हो वो अधिकांश एलिमेंट के लिए क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? अब एक पॉइंट ये भी आ रहा, मेरी बात को अच्छे सुनो गहराई से। अब एक पॉइंट तो बेटा यहां ये भी आया ना सर, अगर परसेंट बदल गया तो? अगर परसेंट थोड़ा भी बदला तो एटॉमिक मास वही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर हुआ? मान लो कि आप बोरॉन का सैंपल ले रहे हो जिसमें 98% बोरॉन 10 और 2% ये। किसी का सैंपल ऐसा है जिसके पास 96% बोरॉन 10 है और 4% बोरॉन 11 है, तो सेम रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। फिर एक पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? बढ़िया सुनिए। लेकिन लगभग ऐसा ना के बराबर होता है अनलेस की ह्यूमन मैनिपुलेशन इन्वॉल्व ना हो। क्या बोला मैंने? ये प्रकृति का नेचर है, ये नेचर ने ऐसा किया है कि बोरॉन जब भी आप निकालेंगे, ठीक है, तो लगभग उनके आइसोटोप्स का परसेंटेज साथ में क्या रहेगा? समान रहेगा। क्योंकि प्रकृति ने इसको बनाने में बोरॉन को कितना समय लिया है? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल या लाख साल? नारे, अरबों साल लिया। नेचर ने हाइड्रोजन या कोई भी स्टेबल एलिमेंट को बनाने में कितना टाइम लिया है? अरबों साल। बिग बैंग थियरी। तो अरबों साल की मेहनत के बाद नेचर ने इसको बनाया है।
तो वो ऐसा कैसे करेगा? अमेरिका में परसेंटेज कुछ और डालेगा, वहां खोदने पे, इंडिया में खोदने पर कुछ और परसेंटेज डालेगा। उसको बनने में अरबों साल लगे, इसलिए इनके परसेंटेज भी लगभग क्या है? सेम। लगभग क्या है? सेम। थोड़े मोरे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से थोड़े मोरे का चेंजेस पॉसिबल है, होता है। यही कारण है कि एटॉमिक मास फिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। जैसे कौन फिक्स है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास फिक्स हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, और जब आइसोटोप होते हैं तो उनके परसेंटेज होंगे, और जब परसेंटेज होंगे तो एवरेज आएगा। अब सर परसेंटेज भी 100% फिक्स नहीं है कि इतना और इतना ही होगा हर जगह। थोड़े बहुत ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। लगभग फिक्स होते हैं लेकिन थोड़े बहुत बदल सकते हैं। यही तो कारण है आप क्लोरीन का हर बार क्या लेते हो? 35.5। लेकिन आगे के 3-4 डिजिट पर अगर और आगे बढ़ते रहेंगे तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये एक तरीके का जो आप एवरेज पढ़ते हो, ये 100% फिक्स एटॉमिक मास नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो पॉइंट को समझो अच्छे से। तो मैं क्या लिख रहा हूं इस तरह से, ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं। 10 एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रेफर्ड एज, बोलो क्या जी? किस तरीके से? एवरेज एटॉमिक मास। अधिकांश एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है वो कैसे बताए गए हैं आपको? इन टर्म्स ऑफ कर दो, इन टर्म्स ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि उनके क्या होते हैं? क्या होते हैं? आइसोटोप्स। इसलिए अधिकांश एलिमेंट के एटॉमिक मास एवरेज है। और सिंस परसेंटेज कंटेंट, रिलेटिव लगा दो, सिंस रिलेटिव परसेंटेज कंटेंट ऑफ isotopes may vary slightly sample to sample, so average atomic mass could not be क्या जी? फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट के लिए क्या आप एवरेज एटॉमिक मास को भी फिक्स कर सकते हो? नहीं। मतलब फिक्स्ड प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? फिक्स्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई? एटॉमिक नंबर हुई या नहीं हुई? हुई। एटॉमिक मास हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। एवरेज एटॉमिक मास हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ठीक है, जो सैंपल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। हालांकि हमने क्या बोला? लगभग ये चीज, मैंने बोल दिया लगभग ये चीजें फिक्स होती है, लगभग। लेकिन अगर मोर प्रिसाइजली बात करें तो फिक्स नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास के लिए आप क्या फॉर्मूला बोलोगे? परसेंटेज अबंडेंस, कोई आइसोटोप कितना प्रतिशत पाया गया, बोलो, और इनटू उसका क्या? एटॉमिक मास। अरे लोगे ना? और ऐसे जितने हैं सभी का क्या कर लोगे? समेशन बाय क्या होगा? 100, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में आपने लिखा। होगा। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने बोला कोई एलिमेंट है, मान लो ए, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, A10, A12 और A15। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, और मैंने लिखा ये है 20%, ये है 30% और ये है 50%। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? एवरेज एटॉमिक मास इसकी क्या होगी? बोलो। तो कैसे निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास? 20 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 12 प्लस 50 इंटू, नहीं जी, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 100। 200 प्लस 360 प्लस 750 ना, बोलो। 13.1 आ गया ना? 13.1 आ गया। तो एवरेज जो होगा वो मेरा हमेशा हाईएस्ट और लोवेस्ट के क्या होगा? बीच में।
जो एटॉमिक मास लोवेस्ट है और जो एटॉमिक मास हाईएस्ट है, उसके एवरेज क्या होगी? हमेशा बीच में होगी। और किसके क्लोज होगी? जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा। हालांकि गारंटी नहीं ली जा सकती इस बात की। हो सकता है कि प्रतिशत जिसका ज्यादा है उसका मास कम है, और जिसका प्रतिशत कम है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये ओवरकम कर जाए, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये जो एग्जांपल लिया है, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा संभव है या नहीं है? बोलो। नहीं है। क्या बोला हमने? इन प्रैक्टिस सच डिफरेंसेज इन परसेंटेज आर नॉट ऑब्जर्व। नहीं जी, सामान्य तौर पर इस तरीके का मतलब ऐसा इस तरीके का डिफरेंस नहीं दिखता। जो डिफरेंस होता वो ह्यूज होता। क्या बोला? 95.5, 96.4, 98.2, 99.1, 99.9.1, इस तरीके का होता है, जहां परसेंटेज में ह्यूज डिफरेंस होते हैं। ये 20-30% ऐसा नहीं होगा, और 50% प्रैक्टिस में नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन पे करा है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ये दूं, एवरेज एटॉमिक मास of an element having atoms of atomic mass 600 AMU and 470 AMU is 486 AMU. Then find percentage of isotopes in given sample. बस आज की आखिरी क्वेश्चन यही होगी। एवरेज एटॉमिक मास एक एलिमेंट की जिसके एटम्स के एटॉमिक मास 600 AMU एंड 470 AMU है, उसका 486 AMU है। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन गिवन सैंपल। चार सौ सत्तर वाली कितनी? 87.7। और दूसरी? सेम। 486 है ना, कैंसिलेशन के नजरिए से 96 कर लो। 96 लेके बना सकते हो कैंसिलेशन के नजरिए से। कर ही दे रहा हूं मैं। यही आया लगभग। क्या वो बदलने से बहुत बदल जाएगा?
87.7 और 12.3, 86 पे बनाया था, 486, ठीक। हाँ 86% यहां पे 86 पे कितना आया था? ट्वेंटी एंड 80, 2080। देखो परसेंटेज लेना दो तरीके हैं आपके पास। पहले अब दो है, एक आपका वो एलिमेंट है जिसका 470 और 600, ये दो तरीके के हैं। तो एक को x% माना तो दूसरा 100 माइनस x% हो गया परसेंट। अब वेट मालूम है और एवरेज पता है, एवरेज कितना है 496 कर दिया है। तो क्या करोगे 496 इक्वल्स टू एवरेज जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो 470x बोलो प्लस 100 माइनस x इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100। यहां से एक का परसेंट निकलेगा फिर दूसरे का निकलेगा। आप इसी को एक ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देखो, इसी को ट्रिक के फॉर्म में कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। जिसका भी प्रतिशत निकालना, ठीक है, मान लो कि आपका I1 और I2, I1 एंड I2 ये दो आइसोटोप्स हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स। इसी को ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो किसी एक का x जिसको निकालनी है, इसको x इक्वल्स टू करोगे तो वही सेम उसी तरीके से आएगा। तो जिसका निकालना, मान लो निकालनी है परसेंटेज ऑफ I1 की, किसकी परसेंट निकालनी है? फर्स्ट आइसोटोप की। तो करनी क्या है? एवरेज में से घटा देनी है, एवरेज में से घटा देनी है दूसरे के मास को, I2 को। क्लियर हो गया जी? मॉड ले लो, एवरेज में से किसको हटा देनी है? दूसरे को, और डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस ले लेना मोलर मास का, एटॉमिक मास का, I1 और I2 इंटू 100 हो गया। ये याद रखिए, ये बहुत जगह ये एवरेज वाला फॉर्मूला काम आएगा। जहां भी प्रॉपर्टी एवरेज में मैथमेटिकली निकल सकती है वहां ये फॉर्मूला काम आएगा। हर जगह नहीं, जहां प्रॉपर्टी एवरेज में निकल सकती है वहां पर काम आएगा। क्या बोलना है? जिसका प्रतिशत निकालना है, एवरेज में से दूसरे का मास घटा दिया, ठीक है। अब भाई दोनों के मास का क्या ले लिया? डिफरेंस ले लिया इंटू 100। इसको आप एकदम निकाल सकते हो। ये जो परसेंटेज ऑफ I1 है इसको x कर लो और x को यहां पर करो, बाकी को सेट करो, वही आएगा आपका। इसको आप ऐसे करके देखे तो एकदम 100% वही आएगा। 496 इंटू 100 जाएगा ना। अब 470x ये फिर होगा माइनस 600x, x की वैल्यू निकाले उसी फॉर्मेट पर सेट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट लगाओ, इसलिए बोलो परसेंटेज किसकी निकालनी है? किसी एक की। तो मान लो मैंने परसेंटेज निकाला है किसकी? 470 की ना। तो क्या करनी है? एवरेज कितनी थी? एवरेज कितनी है? 496 में से घटानी है किसको? 600 को। बिना पेन लगाए बनेगा। और नीचे दोनों का डिफरेंस लेना। दोनों कौन कौन? एक है 600 और दूसरा क्या है? 470। इंटू क्या करनी है? 100। ऊपर देख लो 104, 104 अब बाई, नीचे कितनी हो गई? 130 ना, 130 इंटू क्या? 100। ये कैंसल हो गया, ये करो एग्जैक्ट 8 सीधा 80%, बिना पेन लगाए बन जाएगा। वरना उसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ घटाव करते रहना पड़ेगा। तो I1 की परसेंटेज आ गई कितनी? 80। I2 की परसेंटेज क्या आ गई? 20। क्या बोला? क्या करना है? बिना उसको देखे बोलो। ये लगाना कब है? ये लगाना कब है? जब दो चीजें मिली हुई हैं, और प्रॉपर्टी यही नहीं और भी प्रॉपर्टी पे लागू हो सकती है। दो चीजें इस तरह मिली हुई है कि उनका मैथमेटिकल एवरेज निकाला जा सकता है, और वो मैथमेटिकल एवरेज अगर संख्या पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? ये ध्यान दें, वो एवरेज डिपेंड किस पे करनी चाहिए? संख्या पे, नंबर पे। तो ऐसे केस में क्या करना है? परसेंटेज जिसका निकालना है बराबर एवरेज में से दूसरे का घटाना है वो, और नीचे दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू घटा देना। अगर एटॉमिक मास पे लगा रहे हो तो एटॉमिक में कर लो, ऐसा एटॉमिक मास के साथ कर लो।
बहुत सारी प्रॉपर्टी पे आएगी, मैं करके बाद में दिखाऊंगा। क्या क्लियर हो गया अच्छे से? तो आपको ट्रिक्स भी आने चाहिए कि कैसे मैं कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। तो अगली क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास एवरेज वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पर। सारे डीपीपी को, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, डीपीपी हो रहे हैं, उसको भैया अच्छे से बनाइए, क्लास के क्वेश्चंस को घर जाके अच्छे से बनाइए, ठीक है? थैंक यू। वो फिजिकल वाला आप लोगों ने पेपर का वो देख लिया था, कहां क्या डाउट है? बस जितने भी पेपर होते हैं, पेपर मतलब वही आपके डीपीपी है, सारे डीपीपी में जो गलतियां होती है बस उसके पीछे हाथ धो के लग जाना है कि वो गलतियां दोबारा ना हो। यही आपकी प्रैक्टिस है, यही आपकी टेस्टिंग है, ठीक है? लर्निंग मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिस और टेस्टिंग दो और पार्ट बचते हैं। बस हर दिन जो डीपीपी की जो आपकी टेस्ट होती है उसको सॉल्व करके क्लासरूम में, उसके बाद देखना है कि जो जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई कर लेना, गलतियों को इतना काम करते चले जाना है। और जब बोलूं कि इस टॉपिक का टेस्ट हो, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अभी तक जो मोलर कैलकुलेशन हुए हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा है मोल के बारे में और मास टर्म्स के बारे में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेन निकालिए, कॉपी निकालिए। बार बार बोलता हूं कि फिजिकल की क्लास के दिन एक एक्स्ट्रा कॉपी आपकी आनी चाहिए। निकालो क्वेश्चन, आइए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। What weight of CH4 should be taken which contains 2.4 into 10 to the power 24 atoms of hydrogen? What weight of CH4 should be taken which contains 2.4 into 10 to the power 24 atoms of hydrogen? CH4 का आप कितना वजन लोगे कि 2.4 into 10 to the power 24 एटम्स हाइड्रोजन के हो जाए? $16 $64 आपका 16 16 16 16 $16 क्या है सचिन? 64। मीथेन का कितना वजन लिया जाए कि उसमें इतने एटम्स हाइड्रोजन? आ जाओ। CH4 मोलर मास कितना है? 16। अब ये देखिए कि इसका मतलब है यदि आपने 16 ग्राम लिया है तो 1 मोल हो गया इसका, हुआ ना? अब 1 मोल में मॉलिक्यूल्स आपको पता है। अब मॉलिक्यूल में अगर आपको नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल्स पता है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की संख्या 4 है, तो आपको हाइड्रोजन एटम की संख्या भी मालूम हो जाएगी अगर 16 ग्राम है तो। अब चीजों को उलट दिया जाए कि इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं तो मीथेन का 16 ग्राम है, अगर इतने हाइड्रोजन एटम्स हो चाहिए तो कितना ग्राम चाहिए? क्लियर हुआ क्या बोला? हमने बोला कि अगर आपका 16 ग्राम है तो 16 ग्राम है मतलब 1 मोल है। 1 मोल का 1 मोल मॉलिक्यूल्स है ना, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने एटम्स हैं इसमें? Na मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स आ गए ना छोटू। तो इसमें अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो एक मॉलिक्यूल में 4, तो कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 4 NaH एटम्स। अब इस चीज को आप रिवर्स कर दें क्योंकि आपको हाइड्रोजन एटम्स की संख्या दी हुई है, तो क्या पॉइंट निकला कि अगर आपका 4 Na हाइड्रोजन एटम्स है तो इसके लिए आपको कितने मीथेन चाहिए?
16 ग्राम CH4 रिक्वायर्ड, बोलो। तो अब आपका कितना है ये 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 ना, इतने हाइड्रोजन एटम्स अपने को चाहिए। इसके लिए मिथेन कितना चाहिए 16/4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, बोलो। 4Na डिवाइड किया नीचे और ऊपर बेटा क्या चला जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24, तो यहां से 24 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगी, तो 10 और 10 टू द पावर 23 24 सब कैंसिल हो गया, बोलो। तो सिर्फ क्या बच गया हमारा 16 ग्राम। क्यों आया 64? ठीक है, अधिकांश लोगों का 16 आया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बढ़ू अगले क्वेश्चन पे। क्या कोई डाउट? सिंपल है क्वेश्चन, कितना मिथेन चाहिए कि इतने एटम्स हो सकते हैं हाइड्रोजन के। तो अगर आपका मोलर मास से चलो, मोलर मास जो है वो 1 मोल है। 1 मोल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स में, 1 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, मतलब 4Na हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड दैट कंटेन्स 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट। मिला जुला के उसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर से सब्सटेंस चेंज कर दिया। क्वेश्चन मेरे साथ खूब सारा प्रैक्टिस करें, जितना आप मेरे साथ बना लेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डर उतना भागेगा, और डर भागेगा तो फिर खुद से बनाने के दौरान कॉन्फिडेंस आपका राइज करेगा। व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड दैट कंटेन्स 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम। एट पॉइंट 3.6 इंटू 10 पावर 4 ग्राम, यही है आपका। क्या 3.6 10 टू द पावर 4। आप दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। 3.6 10 टू द पावर 4 दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ग्लूकोज से चलें और ऑक्सीजन पर पहुंचे, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, या फिर आप ऑक्सीजन से चले ग्लूकोज पर पहुंचे, दोनों काम कर सकते हैं। हमने इसमें क्या कर सकते हैं, पहला ग्लूकोज का मोलर मास लिया हमने, कितना मोलर मास 180 ग्राम। तो 180 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल का मतलब है C6H12O6, तो 6Na ऑक्सीजन एटम्स, उलट दो 6Na ऑक्सीजन एटम्स आएगा ना। तो ये चाहिए 180 ग्राम के लिए, तो इतने के लिए। और दूसरा क्या करें, उल्टा साइड से बना सकते हैं। उल्टा साइड से कैसे, जो दिया हुआ है मेरा ग्लूकोज है C6H12O6 जिसका मोलर मास क्या है 180,
तो जो दिया है 7.2 इंटू 10⁻26, इतना कौन सा एटम है? ऑक्सीजन एटम्स। आप सोचो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 6। तो यहां से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो पहले, कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करोगे, कितने से डिवाइड कर दोगे? 6 से। 6 से डिवाइड करोगे ना। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 6। तो आपके पास अगर इतने ऑक्सीजन एटम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने की जरूरत पड़ेगी? डिवाइडेड बाय 6 ना। अगर 6 ऑक्सीजन एटम होते तो कितने मॉलिक्यूल होते? 1। 6 ऑक्सीजन एटम होते तो मॉलिक्यूल कितने होते? 1। तो इतने ऑक्सीजन एटम से तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो पहले। 7.2 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किस में बदल दिया हमने? मोल्स ना। मोल्स किसका? ग्लूकोज का। अब कितने मोल्स की जरूरत है? तो मॉलिक्यूल्स को मोल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब फिर क्या किया आपने? 7.2 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻, एक 6 पहले वाला है 23 हो गया। बोलो, तो इसको कैंसिल कर दो, ये 1.2 आ गया, ये कैंसिल कर दो 0.2 आ गया, और ये कैंसिल कर दो 10⁻3 आ गया। तो क्या आ गया? 2 इंटू 10⁻4 ना। ये क्या आ गया? मोल्स। 2 इंटू 10⁻2, 2 बचेगा ना, 2 ना, सॉरी। ये क्या आ गया हमारा? मोल्स। अब मोल्स को किस में बदलना है? मास में, वेट में। तो वेट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई वेट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻2 और इंटू क्या? 180। तो क्या आ गया हमारा बेटा? ये 3.6 इंटू 10⁻3 और 1 4 ना। कितने लोग आ गया था? हाँ, वेरी गुड। तो दोनों तरफ से चलते हैं, या तो उधर से चलो या इधर से चलो, एक ही बात। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं? जिसमें है 160 ग्राम SO3, 342 ग्राम ग्लूकोज, 110 ग्राम CO2 और 90 ग्राम H2O, 96 ग्राम ओजोन। इतनी चीजें अब उस कंटेनर में हमने मिला डाली है। आपको इसमें बताना है कंटेनर में कितना टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद है। मोलर मास याद रखा करो। ना एटॉमिक मास याद करोगे ना मोलर मास याद करोगे तो जाओगे कहां पे? ना एटॉमिक मास याद करोगे ना मॉलिक्यूलर मास याद करोगे तो कहां जाओगे? हम्म। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास याद रखना। कितना है? 33। सिर्फ 33, सिर्फ 33 एटम्स, ऐसा कहीं हो? अच्छा, 33 Na बोल रहे हो। थर्टी थ्री Na। थर्टी थ्री एन। टेस्ट वाले क्वेश्चन को मुस्कान किए थे जो गलती हुई थी? अब उससे पिछले टेस्ट वाला किए, कल वाले अभी भी बाकी है आपका, कर लिए? एक दो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो भी है वो भेज देंगे आप, इस DPP की ये क्वेश्चन नंबर देख लूंगा मैं। थर्टी थ्री एन।
33 यानी एक कंटेनर है, इसमें क्या क्या मौजूद है। 160 ग्राम SO3 और ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है। तो 160 ग्राम SO3 में कितने मोल्स, मोलर मास से डिवाइड किया 80 ना 33 यानी मोलर मास SO3 की 80, तो कितने मोल्स हो गए 2, वेट बाय मोलर मास। मास कैसे मोल्स कैसे निकलेगा, वेट बाय मोलर मास। अब मोल्स से किस में जाना चाहिए हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। तो अगर ये 2 है तो 2 Na मोल्स ना, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ 2 Na मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। अब यहां से एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है एटम, 3। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एटॉमिसिटी से। किसकी एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन जो कॉमन है। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना 3 ना, तो पहले वाले में क्या आया 6 Na। इसी तरीके से बाकियों में निकालना है और सभी ऑक्सीजन एटम्स को जोड़ देना। नेक्स्ट नंबर पे दिया 342 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज इज व्हाट, C12H22O11। मोलर मास कितना 342 हो जाएगी सेम। तो 342 में क्या हो गया 1, तो ये कितना आ गया हमारा Na। मोलर मास याद कर लें, बार बार मैं बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट लिखा था उतना का तो एकदम पक्का याद कर ले, वो हमेशा यूज होते रहेगा। तो कितना आ जाएगा मेरा O11 Na ना। नेक्स्ट मैंने दिया इसमें ऐड किया है क्या 110 ग्राम CO2 इसमें। तो 110 बाय 44 करोगे कितना आ गया 2 5, तो 5/2 2.5 ना, बोलो 2.5 Na। ये कितना आ गया बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना 5 Na। नेक्स्ट मैंने क्या दिया 90 ग्राम H2O। तो 18 से डिवाइड करोगे तो 5 मोल्स आ गए, 5 Na मॉलिक्यूल्स आ गए और 5 Na एटम्स आ गए। क्या बस यही है कि और कुछ है, एक और है 96 ग्राम ओजोन। ओजोन है O3 ना, तो कितने मोल्स आ गए 3 ना 32, 3 मोल्स 48 है ना, सॉरी 2 मोल्स। तो कितना आ गया 2 Na, यहां पे कितना हो गया 6 Na। अब टोटल एटम्स को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सब जब जोड़ा जाए तो इस तरह से हमारा 33 Na, इतने हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स अपने उस कंटेनर में मौजूद। कितने लोग आ गया था, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है इसमें, देख लो। बढ़ जाए अगले पे। प्रैक्टिसिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इसलिए बार बार बोलता हूं टेस्ट को सिंसियरली दो। टेस्ट जो है वो आपकी डीपीपी है और डीपीपी आप घर पे जाके नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं सामने में बनवा रहा हूं कि आधा घंटा मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन उसको दें, सिंसियरली दें, और जो गलती हो उसके घर पे। क्योंकि जितनी प्रैक्टिसिंग बढ़ेगी, आप समझते हो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आपके लिए कितना टाइम, कितना टाइम लगाना चाहिए फिजिकल के क्वेश्चन पे, ये सोचो। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना चाहिए 30 सेकंड, नॉट मोर देन दैट, अगर आप जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आईआईटी वालों का तो खैर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रैटेजी है ये, इनऑर्गेनिक मेरी ऐसी होनी चाहिए कि 30 सेकंड से ज्यादा ना लगे, ऑर्गेनिक मेरी ऐसी होनी चाहिए कि 45 सेकंड से ज्यादा ना लगे, फिजिकल मेरी ऐसी होनी चाहिए कि 1.5 मिनट से ज्यादा ना लगे। 1 से 1.5 मिनट में मेरा फिजिकल का क्वेश्चन लास्ट होना चाहिए। क्योंकि आपको बायोलॉजी तो चलो ठीक है और कम टाइम में निकलेगा, लेकिन मैथ्स वाले का मैथ्स तो टाइम लेगा ना, फिजिक्स तो दोनों का टाइम लेगा ना। फिजिक्स और मैथ्स के लिए टाइम कहां से लाओगे, और आपको स्कोर भी बढ़ानी है और टाइम भी बचानी। तो स्कोर भी बढ़ानी है और टाइम भी बचानी है, तो कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कम टाइम में सॉल्व हो। इसीलिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी नीट वालों के लिए और मेंस वालों के लिए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों चीजें, ये सबसे टाइम बचाने वाले सब्जेक्ट है। यहां पर स्कोर भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री की हालत ऐसी है भाई, आप 180 में 180 ला सकते हैं, केमिस्ट्री की बस यही हालत है। नीट वाले लोग, मेंस वाले लोग भी 100% केमिस्ट्री में सिक्योर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में नहीं करेगा भाई कहां करेगा, एडवांस में मुश्किल है, एडवांस में उल्टी कहानी है। एडवांस में फिजिक्स मैथ्स में ज्यादा आराम से आ जाते हैं हायर मार्क्स, मोर देन 80%,
और केमिस्ट्री में 80% से ज्यादा लाना मुश्किल हो जाता है एडवांस्ड में, तो वहां उल्टी है कहानी। लेकिन मेंस नीट में तो आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ इथेन शुड बी टेकन, इथेन का कितना वजन लिया जाए, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कंटेन्ड बाय 80 ग्राम ऑफ मीथेन। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया, अब दो क्वेश्चन सिमिलर लाके दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। चौथी होगी, दो पार्ट है। एक पार्ट है कि कितना वेट इथेन का लिया जाए, अब उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो इतने के बराबर आएंगे, हाइड्रोजन एटम्स कितना 25। थोड़ा सा ट्रिकी किया, कुछ तो किया नहीं है। मेंस नीट में तो ऐसे क्वेश्चन की कोई औकात नहीं। 100 ग्राम, क्या भाई साहब थोड़ा आप भी पीछे चल रहे हैं? हाँ, बढ़ाओ प्रैक्टिस। खेलने धूपने में खूब समय देते हो, खेलते हो कि नहीं? खेल कूद बंद है आजकल पूरी, तो करते क्या हो दिन भर? अच्छा 12th में बंद हो गया था, तो करते हो क्या? मॉर्निंग वॉक निकलते हो, तो शाम में क्या घूमने जाते हैं? बताओ भाई किधर? इको पार्क। तो तो बताओ ना किधर हरियाली दिखती है? कहा? दोस्त के घर। समझ रहे हो ना? डेली दोस्त के घर जाते हो, और डेली ये रूटीन है दोस्त के घर। तो वीक में कितने दिन? क्या डिपेंड करता है बताओ? जिस दिन माहौल क्या लगता है? अच्छा, जिस दिन लगता है बहुत दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, तो उस दिन हल्का होने के लिए दोस्त के यहां चले जाते हो। ये जो आपका दोस्त है ये कौन है? मतलब लड़का है? मैंने ये तो पूछा भी नहीं लड़का है कि लड़की है। अरे खुद ही बोल रहा है लड़का है। मतलब ये कौन है मैंने ये पूछा। अच्छा, मतलब ये बताना चाह रहे हो कि तुम शरीफ हो, तो फिर बोला क्यों कि सर लड़का है? मैंने ऐसे कहां पूछा? मेरे पूछने में कहा था कि वो लड़की है? क्या करते हैं वो? स्टूडेंट है, किस चीज की तैयारी करते हैं? हाँ, नीट की। तो मतलब अपना पढ़ने में देखो, देखो गौर से इस इंसान को देखो। आज तक पर जो ना वो क्राइम पेट्रोल वाला नहीं, आज तक वाला नहीं, क्राइम पेट्रोल पर इसका चलना चाहिए। अपनी पढ़ाई कर लिया, और जब इसका मन नहीं लगा तो दोस्त की पढ़ाई जा रहा है खराब करने, बिना ये पूछे कि तुम्हारी पढ़ाई उस समय में चल रही है कि नहीं। ये तुम्हें कैसे पता शाम में कोई नहीं पढ़ता है? सब समझ रहे हैं बेटा? सब समझ रहे हैं? 144 ग्राम, आप कहां अटके हुए? हम लोग जीवन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हा? अरे ये सब काम देगा यार, काम वही देगा, देख रहे हो असली सुख वही है, रोज शाम में वो भी। हम लोग को भी नंबर देना ना दोस्त का, हम लोग को भी मन नहीं लगता, चलेंगे ना शाम में? देखो वो भी तैयार है। कितना वेट लिया जाए इथेन का, ध्यान से देख, कितना वेट लिया जाए इथेन का, उसमें उतने ही हाइड्रोजन एटम्स आएंगे जितना इसमें आएंगे। तो पहला पार्ट सॉल्व तो कर लो। तो 80 ग्राम अगर आपका इथेन है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स निकालो पहले, कितने हैं? नहीं, इधर मिथेन है ना, तो 80 ग्राम मिथेन में पहले हाइड्रोजन एटम निकालो, कितने हैं? तो 80 ग्राम मिथेन में सबसे पहले 5 मोल्स आएगा, मोलर मास 16, 5 मोल्स आएगा, फिर 5 NM मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब एक मिथेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स आ गए? 4, तो कितना आ गया? 20 NaH एटम्स।
अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इतने ही एच एटम सामने वाले में के पास भी है, सैंपल के पास, लेकिन यह सैंपल किसका है, किसका है, इथेन का, तो उसका वजन पूछ रहा है। तो इथेन इस बार है CH4 की जगह C2H6, सिंपल है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 6, तो इतने एटम्स के लिए मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 6 ना, बोलो, मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, 6 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो अगर आपके पास इतने एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स कितना चाहिए, डिवाइडेड बाय 6 चाहिए, मल्टीप्लाई मत कर देना रे, तो क्या हो गया 20 Na/6। अब मोल्स कितने चाहिए, तो Na से डिवाइड करनी पड़ेगी, फिर मोल्स रिक्वायर्ड 20 Na/6 इंटू Na, बोलो कैंसल, 20/6 मोल्स चाहिए, तो वेट कितना चाहिए मुझे, वेट ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड, तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से ना, बोलो, तो कितना आ जाएगा मेरा 20/6 इंटू 30, कितना आ गया 5। बहुत सारे लोगों ने शुरू में आंसर किया था 100 ग्राम, कितने लोगों का 100 आया था, वेरी गुड, पहले 25 आया था फिर 100 आया। तो स्टेप वाइज चलिए ना, कहां कुछ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि इथेन का, एक ही क्वेश्चन उसी को दो तरह जोड़ दिया, इथेन का कितना वजन चाहिए कि उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वही हाइड्रोजन एटम इतना, तो पिछले क्वेश्चन में वो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या लिख दे रहे थे हम लोग, इस बार ना लिख के हमने लिखा 80 ग्राम मिथेन में, तो पहले इससे निकाल लो फिर वापस उधर पहुंच जाओ। क्या आ गया समझ में, चलो अगले क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम लोग नए टॉपिक में जाए। हर बार थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं कि टाइप बदल जाए। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है, इनमें से 3 × 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए गए। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन रिमेनिंग सैंपल। पहले आराम से एक मैप तैयार करो कि मुझे किस तरीके से प्रोसीड करनी। कितना 90.8, 9, अच्छा 19.8 ग्राम और 0. सेकेंड पार्ट 0.99, क्या Na तो 0.9, सेम, आपका भी सेम सेम। क्या छोटू, नहीं आया,
सोचो कुछ नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज ला रहा हूं। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है, उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना वेट बच रहा है, तो आप दिए हुए मॉलिक्यूल को वेट में कन्वर्ट कर ले और उतना वेट उसमें से माइनस कर दिया, तो जो वेट बचा वो बच गया, पहला क्वेश्चन बन गया। तो साफ देखने से लग रहा है ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 इंटू 10⁻23 होता है, इतना में एक मोल है, Na मॉलिक्यूल्स है, तो ये इतना मॉलिक्यूल है, तो बाई 20 है ना, 1/2 कैसे हुआ, 1/2 कैसे हुआ, 1/20 आया ना, 1/20 क्या बोल रहे हो, वहां से थोड़ी ना, पहले इसको निकालोगे ना, इसको वेट में कन्वर्ट करोगे ना। दो ऑप्शन है, या तो उस 22 ग्राम को भी किस में निकाल लो, मोल्स में, और इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लो, या इसे मास में कन्वर्ट करके मास में से मास को घटा लो। यही ना कर सकते हो आप। कर क्या रहे होंगे, जो अटक रहे होंगे वो उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, कर रहे थे ना, तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने पर घटाने में बन नहीं रहा होगा, तब भी घटेगा, लेकिन थोड़ी सी आईक्यू की ज्यादा जरूरत है, सेम पावर करके माइनस करना पड़ेगा कॉमन लेके। तो पहले आराम से सोचे कि काम कौन सा आसान होगा, इसलिए मैंने बोला पहले मैप तैयार करो। इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके घटाओगे तो एक आएगा 10⁻23 और एक आएगा 10⁻22, तो घटाने में बनेगा नहीं, तो फिर करना क्या पड़ेगा, 23 को 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करना पड़ेगा, फिर 22 को कॉमन लेनी पड़ेगी, तो उससे बेहतर है मैं मास में कन्वर्ट कर लू ना। 22 ग्राम CO2 है, इसमें से निकाल दिया आपने, मॉलिक्यूल्स को पहले कितना में बदला, मोल में, तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड ना, तो 3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, इतना क्या आ गया, ये क्या है, मोल्स, लेकिन वेट में कन्वर्ट करना है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करनी है, मोलर मास। मोलर मास कितनी, 44 ग्राम, ये माइनस कर दी, तो ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 22, और ये क्या आ गया 10, बोलो, तो हमारा ये घटा के कितना आ गया, 22 माइनस 2.2, यही हुआ ना, तो 19.8 सही आ गया था आपका, नहीं 19 नहीं, हाँ 19.8 ग्राम, इतना बच गया, पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन रिमेनिंग सैंपल, इतना तो CO2 रिमेनिंग है ना, अब इसमें ऑक्सीजन एटम्स वापस से पूछ रहा है, तो फिर इसे क्या करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में, मोल में कन्वर्ट कर लोगे। अब फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट करोगे, मॉलिक्यूल्स में, या यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहां से भी घटा सकते हो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके, तो पहले मोल्स में, तो बोलो क्या आ जाएगा 19.8/44 Na, इतने क्या आ गए हमारे CO2 मॉलिक्यूल्स ना, तो एटम पूछ रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए 19.8/44 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, तो Na कैंसल ना, इतना क्या आ गया मेरा, नहीं ऑक्सीजन एटम्स इंटू 2 भी तो होगा, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे गुना 2, अरे इसको मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा Na कैंसल नहीं होगा, यही होगा ना, इतने हमारे आ गए ऑक्सीजन एटम्स, क्या आया, रिमेनिंग ही ना पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन रिमेनिंग सैंपल, तो रिमेनिंग सैंपल यही है ना, कहां माइनस नहीं किया, अच्छा ये माइनस नहीं किया है, 2.2 आएगा, अच्छा बोल दिया था लिखा नहीं था, अच्छा हाँ बोला था 2.2 लेकिन लिख दिया 19.8, क्या सही तो है, किया हुआ तो है माइनस, ये 2.2 है जो हटा है, तो बच कितना रहा है 19.8 ग्राम ना, सही है छोटू, मुझे लगा मैंने माइनस नहीं, 19.8 ग्राम CO2 बचा हुआ है, तो इसको मैंने, अब इसमें पूछ रहा है बचे हुए में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, तो अभी ये आपका वेट में है, वेट को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, मोल्स को किस में कन्वर्ट किया, मोलर मास में Na से मल्टीप्लाई करके, सॉरी मॉलिक्यूल्स में, अब इतने मॉलिक्यूल है अपने पास, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसको कर लो ना कैंसिल, दिक्कत क्या है। 22, 11 से सीधा कैंसिल हो रहा, 1.8 आया, तो कितने आ गए 0.9 Na, 0.9 Na को करो 5 पॉइंट, मैंने बार बार बोला साइंटिफिक नोटेशन में करने, 10 to the power 24 आएगा, 0.9 इंटू 6 तो 5 पॉइंट नहीं 23 रह जाएगा। इतने एटम्स ना, कहां था क्वेश्चन में कुछ, कितने लोग का आ गया था, दोनों पार्ट सही हुआ है। कहां गड़बड़ करते हो बेटा। और अगर मॉलिक्यूल से काम करोगे तो मॉलिक्यूल्स में, इसे मॉलिक्यूल में बदलोगे तो आधा मोल है, तो अगर मॉलिक्यूल्स में काम करोगे तो ये 0.5 Na मॉलिक्यूल आ गया, तो 0.5 Na में आपको 10 to the power 22 के ऑर्डर में लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 22, 0.5 Na ना, कितने मॉलिक्यूल्स हुए 22 ग्राम में, आधा मोल, हाफ मोल का मतलब क्या है 0.5 मोल, 0.5 Na मॉलिक्यूल, तो 0.5 इंटू, अच्छा 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 5 लिख दिया था, तो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 22, 0.5 इंटू नहीं 23 रह जाएगा ना, हाँ 22 लिख रहा हूं मैं, तो 30 लग जाएगा अब यहां पे। अब इसमें से घटा दोगे किसको, 3 इंटू 10 टू द पावर 22 को, इसलिए बोला मैंने पावर सेम करना। अब वो कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 27, तो 27 इंटू 10 टू द पावर 22, इतना क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो इतना मॉलिक्यूल्स बच गया, तो फिर आपको वेट में पूछ रहा है, तो फिर मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स में लाना होगा, फिर मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट में लाना पड़ेगा, तो वो काम इधर भी करना ही पड़ा था, तो मैंने डायरेक्टली मास से ही कर लिया। कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं। मैप तैयार करो कि किसमें इजी होगा, सबसे इजी होगा अगर आप मास में से मास को घटा लोगे। मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल घटाना खतरनाक है, थोड़ा ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अभी सेट हो गया है, हर बार सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, आसानी से सेट हो जरूरी नहीं, ठीक है। चलो, इसीलिए मैं बोलता हूं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे। फिजिकल तो भाई सबसे छोटा पार्ट है, बस क्या हटा दिया जाए वहां से, प्रैक्टिस हटा दिया जाए, क्वेश्चन हटा दिए जाए। सिर्फ थियरी की जाए तो उसमें टाइम कहां लगना, लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो न्यूमेरिकल्स में थियरी भी ऐड करके क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। न्यूमेरिकल्स में कई टाइप के न्यूमेरिकल्स को मर्ज करके भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2 तरह की 3 तरीके की चीजों को, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को मिलाया है। इसलिए बोलता हूं मेरे साथ प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ, आ जाओ। फाइंड वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड, आराम से अच्छे से बनाओगे, which contains same number of phosphorus atoms that contained by a sample having 68 gram PH3, 98 gram H3PO4 and 568 gram P4O10। अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का बताया है, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाया है क्वेश्चन। क्या छोटू, पीछे का किए कुछ, डायरेक्टली आ जाते हो क्लास। जब आप 10th वाले स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कुछ मुझे समझ में आए, नहीं तो बेटा तेजी से निकालोगे ना। पहले मैंने तो वीडियो बता भी दिया कहां कहां पे यूट्यूब पे क्या मिलेंगे आपको। 2 दिन से क्या चले गए थे घर, क्यों, नाना जी की डेथ हो गई। ओ, क्या बनाऊ 340 1 2 से 1 1 ही है। चलो, कितने P4 की जरूरत है वजन,
वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड पूछ रहा है। जिसके पास उतने ही फास्फोरस एटम होंगे, फिर वही क्वेश्चन है, जितना एक सैंपल है और ये उसके पास तीन चीजें हैं, इसमें पहले क्या निकालना हमें, कौन है एटम्स, फास्फोरस एटम्स, तो यही तीन चीज है ना। तो 68 ग्राम PH3 में निकालो, पहले मोल्स लाओगे ना सभी में, मोल्स के बाद किस में आओगे, मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स के बाद किस में आओगे, एटम्स में। सिंपल सा पॉइंट है। तो PH3 2 मोल आएंगे, मोल्स के लिए डिवाइड करोगे मोलर मास से, तो 31 और 3 34, तो 2 मोल्स आ गए, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स आ गए, एक में 3 एटम, तो 6 Na एटम्स आ गए। सॉरी फास्फोरस पूछ रहा है ना, तो 2 Na रह जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट, 98 ग्राम H3PO, एक मोल, चूंकि मोलर मास 98 ही है, मोलर मास याद नहीं रहेगा तो भाई बैठ के फिर निकालेगा। और मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, Na ही रह जाएंगे, और एटम्स कितने, एक है, तो फिर Na ही रह जाएगा ना। ठीक है। P4O10 का मोलर मास 284 है ना, तो आप ये निकालेंगे 568 बाय 284, कितना आ गया, 2, एग्जैक्ट 2, तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 Na। अब P4 4, तो 8 Na ना। अब आपके सारे एटम्स को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, तो हमारे एटम्स कितने आएंगे, P एटम्स 11 Na ना। अब मेरे क्वेश्चन के अगले हिस्से में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 11 Na, तो 11 Na एटम्स हैं, तो यहां से फिर वापस P4 का पूछ रहा, तो मॉलिक्यूल्स बताओ कितने हैं, डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ P4 कितनी होगी, तो इतने एटम्स के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो 11 Na डिवाइडेड बाय 4। अब ये मॉलिक्यूल्स निकला, तो क्या निकल जाएगा आगे से, वजन पर पहुंचना है, मोल्स, तो डिवाइडेड बाय Na, तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ P4 11/4, कितना आराम से और जल्दी बनेगा। अब वेट पे पहुंचना है, तो वेट ऑफ P4 कितना चाहिए मुझे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो P4 31 इंटू 4, अरे 31 इंटू 4 ना, तो 4 कैंसल, तो कितना आ गया मेरा, कितने लोग का आ गया था, बहुत बढ़िया। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे, बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कुछ पूछना है तो बोल लो। सभी क्वेश्चन को वैसे लोग जिनसे तुरंत नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है, या वो बना ही रहे हैं और तब तक मैं बनाने उतर जा रहा हूं, वैसे लोग इन सारे क्वेश्चन को दोबारा घर पे बनाए। जो भी क्वेश्चन क्लास वर्क में हो, पहला काम तो भाई किसी भी सब्जेक्ट में यही किया करो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, जो क्वेश्चन क्लास में आपके टीचर आपको करवा रहे हैं, यकीन मानिए वो उनके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है उस स्टेज पर। तो अगर कोई अपना बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा है उस स्टेज पर, उस स्टेज का मतलब इस टॉपिक में, इस लेवल पर, तो इसका मतलब है वो अच्छा है। तो अच्छा है तो आपको तो सबसे पहले वो सॉल्व करना चाहिए। स्टूडेंट करेगा क्या, वो छोड़ के सबसे पहले डीपीपी पे कूदेगा, मॉड्यूल पे कूदेगा, उस पर ना कूद भाई, पहले क्लास के क्वेश्चन को बनाओ, उतनी वेरिएशन कहीं पे नहीं मिलेगी। घर जाकर के जिनको भी ज्यादा डाउट कंफ्यूजन होता है या टाइम लगता है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं। वन ग्राम ऑफ ईच, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 18, कार्बन 12, यूरेनियम 238 है, बिना पेन लगाए बन जाएगा। सभी का 1 ग्राम है, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, कार्बन का भी, यूरेनियम का भी। 8 16 18 लिखा हुआ, आइसोटोप्स है ना ऑक्सीजन के, 16 17 18। एक ग्राम में सभी के सेम एटम्स होंगे, मोलर मास सभी का सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग, तो 1 ग्राम में सभी के सेम एटम्स होंगे, क्या बोल रहे हो छोटू। पेन लगाना पड़ेगा क्या, सभी का 1 ग्राम लिया यार, कितना तो सिंपल है, प्रोटॉन सेम हो जाएंगे।
क्या बात कर रहे हो? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बोलो क्या? अरे सभी का मोलर मास अलग है, सबका एक एक ग्राम लिया तो मोल हो जाएगा वेट बाय मोलर मास। तो 1/1, 1/18, 1/12, 1/238, तो मोल्स अलग हो गए। अब मोल्स अलग हो गए तो एटम्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है नहीं कि 2 4 से गुना होना है। अगर एटम्स की संख्या अलग होगी तो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर है, सभी के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो एक एटम में सभी के प्रोटॉन्स की संख्या अलग है। जब एटम्स ही अलग है तो प्रोटॉन्स कहां से सेम होगा, और न्यूक्लियॉन्स कहां से सेम होगा? उसमें भी तो प्रोटॉन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। H11, ऑक्सीजन 18, कार्बन 12, यूरेनियम 238। सबसे पहले सभी का वजन कितना है? इक्वल। मोल्स इक्वल होंगे या नहीं? नहीं होंगे। मोल्स कितने होंगे? 1/1, 1/18, 1/12 और 1/238। एटम्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। एटम्स Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, Na/18, Na/12 और Na/238, तो एटम्स भी इक्वल नहीं होंगे। अगला पॉइंट क्या है? एटम्स के बाद प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स भी इक्वल नहीं होंगे। एक एटम में एक प्रोटॉन, तो इतने एटम में इतने ही प्रोटॉन। बोलो, एक एटम में 8 प्रोटॉन, एक एटम में, तो इतने एटम्स में मल्टीप्लाइड बाय 8 ना, तो बराबर नहीं हुआ ना। Na/18 इंटू 8, Na/12 इंटू 6, क्या प्रोटॉन्स बराबर होंगे? वो भी बराबर नहीं होंगे। अब अगला क्या है? न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये आ जाओ, एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन? एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन? 18। एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन? 12। एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन? 238। बोलो, तो इतने एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स? तो Na×1, बोलो, Na/18 मल्टीप्लाइड बाय 18, कमीनो कैंसल हो गया, इक्वल। Na/12 एटम्स और एक एटम में 12 न्यूक्लियॉन, फिर बराबर हो गई Na/12 इंटू 12, फिर Na/238 इंटू 238। क्या आया समझ में? क्यों हुआ आंसर सी? सी बना दिया। बना क्या दिया? पहले से ही थे, बस प्रूव कर दिया। हा? क्योंकि दिमाग में यहां पे एक ये आता है ना बहुत जल्दी सोचने पे, अच्छा 1 ग्राम में सबका वजन सेम है, मोलर मास अलग है तो मोल्स अलग है, मोल्स अलग है तो एटम्स अलग होंगे, प्रोटॉन्स तो अलग है ही, तो प्रोटॉन अलग हो गया तो न्यूक्लियॉन में भी तो प्रोटॉन है ही, तो सब अलग अलग ही हो गया। तो वो न्यूक्लियॉन से आपका डिवाइडेड वाला नीचे वाला टर्म, मोलर मास वाला टर्म कैंसल आउट हो गया। क्लियर हो गया? किसी का नहीं आया था ना न्यूक्लियॉन? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecules is. क्या मजा आ रहा है बनाने में? हालत खराब है नहीं जी? डी।
सी। सी। क्या है छोटू आपका? डी। 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 घर पे बेटा बनाया कर सारे क्वेश्चंस को दोबारा जाके, ठीक है? और टेस्ट पेपर को भी, जो डीपीपी होती है। क्या आया? चार। चार है कहां? चार है कहां? मतलब 4:1 आ रहा है, डी आ रहा है, तो चार क्या होता है? चलो बनाओ। ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो। रेशियो ऑफ मासेज, वेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब तो पहली बात O2 और नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, एक गैस का मिक्सचर है, उसमें वेट N2 का ये कितना है? 1:4। तो एक काम करो ना, इसको मान ही लो लेट 1 ग्राम, और इसको क्या मान लिया? 4 ग्राम। मान ही लिया ऐसा। W ग्राम ले सकते हो, 4W ग्राम हो गया। मास का रेशियो है। अब नंबर ऑफ इनका मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछ रहा, तो क्या करना है? कुछ थोड़ी करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। तो एक को डिवाइड कर देनी है कितने से? 16 से। 16 कैसे? मोलर मास ना 32 से ना। और इसको डिवाइड करनी है किससे? 4 को 28 से ना। अरे इसको किससे डिवाइड करनी है? 28 से। ये मेरा क्या आ गया? मोल्स। ये मोल रेशियो है ना। अब मोल रेशियो को किस में कन्वर्ट कर लूं मैं? मॉलिक्यूल रेशियो में। तो मॉलिक्यूल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर से मोल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 28/4। आया समझ में? आंसर डी। कहां कुछ था क्वेश्चन? घूम क्यों रहे थे आप लोग, पता नहीं। रेशियो है, मास का रेशियो। तो जो मास का रेशियो है वो मोल का रेशियो नहीं हो सकता है। पहले ये चीज क्लियर कर ले। जो वेट का रेशियो है वही रेशियो किसकी नहीं हो सकती है? मोल रेशियो नहीं होगी। क्या होगी जी? नहीं। वेट की रेशियो मोल की रेशियो अलग है, क्योंकि वेट में मोलर मास से डिवाइड करेंगे तब मोल आएगा, मोलर मास तो अलग अलग होगा। इसलिए इस बात को समझा जाए, ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। देख लो, जैसे वेट का रेशियो क्या था? 1/4 था ना। और मोल का रेशियो क्या आ गया? 7:32, क्योंकि जो मोल का रेशियो है वही मॉलिक्यूल का रेशियो आ गया। तो बहुत का अंतर है इसमें। क्लियर है? आगे से भी सावधानी बरतनी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी क्लियर हो। कितने लोगों का आया था डी? गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं। कितना टाइम? बी।
डी, नन ऑफ दीज, पक्का, सी, डी। अच्छा बी बोल रहे हो ना, बी होगा आंसर। कितने लोग आ गया बी? हाँ आया, बी गलत। बी से बैल। अरे बत्तख, कितना सिंपल है। X2 मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है ना X2, और इसके पास एक मोल के पास 30 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक मॉलिक्यूल के पास 30 इलेक्ट्रॉन्स, एक मॉलिक्यूल के पास 30 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन एक्स के पास है, तो इसका मतलब एक्स एटम के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 15, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 15, तो एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी 15। तो सबसे पहले ये एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, पहले तो ये क्लियर है, पहले तो ये क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर, अगला पॉइंट कह रहा है कि इसका आइसोटोपिक फॉर्मूला क्या होगा। आइसोटोप्स होने के लिए सबसे पहला पॉइंट है क्या सेम होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होनी चाहिए। तो मुझे यह देखना है कि किस ऑप्शन में Z15 है, किसी में Z15 नहीं है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास नंबर ना, यह डिफरेंट होनी चाहिए। तो मुझे बाकी क्वेश्चन से तो मतलब ही नहीं है न्यूट्रॉन कितने हैं। अरे क्लियर हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। ये सब खूब गलत करता है स्टूडेंट, पूछेगा आइसोटोप और निकल जाएगा सेम वाला, तो सेम वाला निकल के तुरंत कर देगा। आइसोटोप पूछे तो मास नंबर चेंज करके ऑप्शन करना, आंसर करना। 10, सी। क्या होगा, डी। नन ऑफ दिस, सभी का। कैसे सॉल्व करें, पहले एक मैप तैयार करें। एक एटम का वजन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एक्स का पूछ रहा है 4 किलोग्राम है, मतलब मोल्स पूछ रहा है आपसे, ग्राम एटम्स मतलब मोल्स। तो एक्स के कितने मोल होंगे 4 किलोग्राम में, तो 4 किलोग्राम में कितना मोल होगा ये तो आराम से पता चल जाएगा अगर मुझे मोलर मास मालूम हो।
अब मोलर मास ऊपर वाले पार्ट से कैसे पता चलेगा? तो एक एटम का वजन दिया हुआ है ग्राम में, ग्राम में दिया है, एएमयू में नहीं है, इसलिए वो एटॉमिक मास नहीं है, अदरवाइज उसी में ग्राम लगा के मोलर मास पता चल जाता। तो एक क्वेश्चन तुरंत यहां पर गलत तरीके से कैसे बना लेगा लोग, इसको क्या ले लेगा, अच्छा एक एटम का जो वजन होता है, एक एटम का जो वजन होता है उसी में ग्राम लगा दो तो वो मेरा क्या रहता है, मोलर मास हो जाता है। तो बहुत सारा बच्चा वहां मोलर मास लेके कर लेगा और तुरंत यहां से कनेक्ट कर लेगा, मोलर मास वही हो गया ग्राम में। क्या ये सही है? गलत है। एक एटम की जो वजन होती है वो एएमयू में एटॉमिक मास होती है, लेकिन वो ग्राम में दी हुई है। तो एएमयू की तरफ जाना ही बेवकूफी है। अगर जाओगे तो पहले एक एएमयू की वैल्यू से डिवाइड करनी पड़ेगी, तब ना एएमयू में निकलेगी। तो उत्ते पे क्यों जाना है मुझे? एक एटम का वजन इतना है, इसलिए एक मोल एटम का वजन, दैट इज मोलर मास, खत्म। नहीं जी, तो मोलर मास पहले मेरा क्या आ गया, 6.643 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 23 ग्राम इंटू क्या करना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख लो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट मेरा सिर्फ बचा। मैं अभी ऐसे ही रखता हूं, 6 इंटू 6.643, यही ना, यही रख दिया। इतने मेरे क्या हो गए, मोलर मास, इतना ग्राम, लगभग 40 के आसपास आ गया, ठीक है, अप्रोक्स। अब है लगभग, इसको चलो मान लो मैंने लगभग 40 ग्राम लिख दिया। अब है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को अपन क्या बोलते हैं, मोल्स ना। तो मोल्स की संख्या कैसे निकलेगी, वेट बाय मोलर मास। वेट कितना है, 4 किलोग्राम, ग्राम में लेना पड़ेगा, 10 टू द पावर कितनी हो गई, 3। ये मेरा वेट है। अब बाय मोलर मास कितनी है, 40 ग्राम। 4 कैंसल, बोलो 10 कैंसल, क्या आ गया, 100 ग्राम, सॉरी 100। अब बताओ नन ऑफ दीज कैसे लाए हो, कौन सा करिश्मा किया आप लोगों ने, बताइए, या मैं गलत हूं, या मेरे में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लो। पहले वाले पार्ट से मैंने क्या निकाला है, मोलर मास, और दूसरे वाले पार्ट में मैंने मोलर मास फिट कर दिया मोल्स के लिए। तो अप्रॉक्स में तो चलना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो तो एग्जैक्ट निकालो, 6.643। इसको भी फिर लोगे, ये 6 थोड़ी लोगे, फिर 6.022 14076 लो। एग्जैक्ट 40 आ रहा, और बोलो 40.005 आ रही है। क्वेश्चन में आपसे बदला थोड़ी लेना है, वो कब होता है, जब 35 आता, 36 आता, 37 आता, 38 भी आता तो चलेगा, 49 पॉइंट समथिंग आएगा तो 40 में तो जाना पड़ेगा ना उसको। अगर 38 के अराउंड रह जाता तो नन ऑफ दीज होता, पक्का होता। कुछ नहीं था, क्यों गलत कर लिया, अधिकांश लोगों ने, सबने गलत किया एक्चुअली, किसी ने लाया ही नहीं है 100। क्या क्यों, ओ वही मोलर मास यूज कर लिए। अरे वही बात तो मैं कह रहा था कि यही तो गलती होगी। एक एटम का जो वजन होता है वो एटॉमिक मास होती है, मोलर मास नहीं होती है। और एटॉमिक मास दैट टू किस यूनिट में होती है, एएमयू में, ग्राम में भी नहीं। अगर ग्राम में समझोगे तो उसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो उल्टा चलिए, पहले उसे किस में बदलिए, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से डिवाइड करके एएमयू में लाइए, तो वापस वहीं पे पहुंचेंगे ना आप। चलो अगले क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन इतने हो गए प्रैक्टिस।